नमस्ते। सदा खुश रहो बिटिया। मैं जीवीएन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है बजट अधिनियमन, बजट के संवैधानिक उपबंध तथा बजट के अधिनियम के चरण। इस संपूर्ण विषय को हमने दो भागों में बांटा है। पहला संवैधानिक उपबंध, दूसरा अधिनियम के चरण। बजट के संवैधानिक उपबंध। बजट अधिनियम का अर्थ है संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अभिपुष्ट बजट की स्वीकृति, अर्थात प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के वार्षिक वित्तीय विवरण की स्वीकृति। सरकारी प्राप्तियों और खर्चों को वैधानिकता मिल जाती है। इसका अर्थ है कि बजट के अधिनियम के बिना सरकार ना तो धन एकत्रित कर सकती है और ना ही खर्च कर सकती है। आम बजट और रेल बजट दोनों पर यह कार्यविधि भी लागू होती है। बजट अधिनियम के संबंध में भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। इसके वार्षिक वित्तीय विवरण धारा 112 कहा गया है, मतलब संविधान की अनुच्छेद 112। अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा, सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित युक्ति संगीत के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114। कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा और ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 117। कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही एकत्रित किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 265। संसद के किसी कर को कम या खत्म तो कर सकती है पर बढ़ा नहीं सकती है। बजट अधिनियमन अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में संविधान ने संसद के दोनों सदनों के सापेक्ष भूमिका या स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। कराधान संबंधित किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको केवल लोकसभा में रखा जाएगा। अनुदान की मांगों पर राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं है, यह विशेषाधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक, वित्त विधेयक को लोकसभा के 14 दिन के भीतर वापस कर देगी। राज्यसभा की संबंधित सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकती है। बजट में सम्मिलित व्यय अनुमान भारत की संचित निधि पर से भारित व्यय को और इस कोष से किए जाने वाले व्यय को अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। बजट राजस्व खाते पर आने वाले खर्चों तथा अन्य खर्चों में भेद करेगा। भारत की संचित निधि से प्रभारित खर्चों को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, परंतु संसद इस पर चर्चा कर सकती है। बजट अधिनियम के चरण। संसद में बजट निम्न 5 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, बजट प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना। बजट प्रस्तुतिकरण। लोकसभा के नियम 2013 में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में बजट 2 या 2 से अधिक भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के समय प्रत्येक भाग को बजट माना जाएगा। तदनुसार बजट 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, रेल बजट और आम बजट। रेल बजट को आम बजट से पहले रखा जाता है। लोकसभा में रेल बजट रेल मंत्री द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में और आम बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता है। आम बजट को वित्त मंत्री एक भाषण के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसे बजट भाषण कहा जाता है। लोकसभा में बजट भाषण समाप्त होने पर बजट को राज्यसभा में रखा जाता है, जो केवल इस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान करने का अधिकार इसको नहीं है। लोकसभा में बजट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट के संबंध में व्याख्यात्मक प्रलेख, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, कराधान प्रस्तावों सहित मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट, बजट का आर्थिक वर्गीकरण। पहले वित्त मंत्री द्वारा तैयार की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी लोकसभा में रखा जाता था, अब इसे बजट से कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आम बहस। बजट पर आम बहस इसके प्रस्तुतिकरण के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाती है। आमतौर पर 3-4 दिन की यह बहस संसद के दोनों सदनों में चलती है। यह एक ब्रिटिश विरासत है। इस चरण के दौरान लोकसभा पूरे बजट पर चर्चा कर सकती है और इसके किसी सैद्धांतिक प्रश्न पर, लेकिन इस दौरान न तो कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है और न ही बजट के सदनों में मतदान के लिए रखा जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को इसका जवाब देने का सामान्य अधिकार प्राप्त है। अनुदान मांगों पर मतदान। बजट पर आम बहस की समाप्ति के बाद लोकसभा अनुदान मांगों पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ करती है।
मांगों को मंत्रालय के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। विधिवत मतदान होने के बाद मांग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में दो बातों को ध्यान रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। एक, अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा को है। दूसरा, मतदान बजट के केवल मतदान योग्य भाग तक ही सीमित है। मतदान के लिए उन खर्चों को प्रस्तुत नहीं किया जाता जिन पर मात्र चर्चा हो सकती है, जो भारत के समेकित कोष पर प्रभारित होते हैं। आम बजट में जहां कुल मिलाकर 109 मांगे हैं, 103 नागरिकों के लिए तथा 6 प्रतिरक्षा संबंधित खर्चों के लिए होती है। वहीं रेल बजट में 32 मांगें होती है। प्रत्येक मांग पर अलग अलग मतदान होता है। इस अवस्था पर संसद बजट के विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं। वे किसी अनुदान मांग को घटाने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नीति अस्वीकृति कटौती प्रस्ताव, यह मांग की नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह कहता है कि मांग की राशि को 1 रुपये की राशि तक घटाया जा सकता है, जो कि मांग में एक मुश्त कटौती या फिर मांग में से किसी एक मद को शामिल ना करना या उसकी कटौती हो सकता है। सांकेतिक कटौतियाँ, यह किसी उस शिकायत को सामने लाती है जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर है। इनमें मांग की धनराशि को घटाकर 100 रुपये तक किया जा सकता है। मांगों पर मतदान के लिए कुल मिलाकर 26 दिन दिए जाते हैं। अंतिम अर्थात 26वें दिन अध्यक्ष शेष तमाम मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता है और उनका निपटारा होता है, चाहे सदस्य ने उस पर बहस की हो चाहे नहीं की हो। इसे समापन या गिलेटिन प्रोसेस कहते हैं। विनियोग विधेयक पारित करना। संविधान कहता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन कानून द्वारा विनियोजित के सिवाय नहीं निकाला जा सकता। अतः विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है ताकि भारत से वह सभी धन निकाला जा सके जो निम्न की पूर्ति के लिए आवश्यक है: लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विनियोग विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जो स्वीकृत अनुदान की राशि में परिवर्तन करता हो या उसके गंतव्य स्थान को बदलता हो, अथवा भारत के समेकित कोष से प्रभारित किसी व्यय की धनराशि को घटाता बढ़ाता हो। भारत के समेकित कोष से भुगतानों को वैधानिक बना देता है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक जब अधिनियमित नहीं होता है तब तक सरकार कोई भी धन भारत को समेकित कोष से नहीं निकाल सकती। इस समय लगता है कि आमतौर पर यह अप्रैल के अंत तक चलता है, लेकिन 31 मार्च के बाद अर्थात वित्तीय वर्ष के बाद सरकार को अपने सामान्य कामकाज के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्यात्मक कार्रवाई को पार करने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अनुदान की मांगों पर मतदान प्रक्रिया पूरे होने और विनियोग विधेयक के पारित होने तक वह वित्तीय वर्ष का एक भाग के लिए अनुमानित खर्च के संदर्भ में कोई भी अग्रिम अनुदान दे सकती है। इस व्यवस्था को लेखा अनुदान कहते हैं। यह आम बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद पारित किया जाता है। आमतौर पर यह अनुदान 2 महीने के लिए होता है। यह अनुदान कुल अनुमान के 1/6 हिस्से के बराबर होता है। वित्तीय विधेयक पारित करना। लोकसभा के नियम 219 के अधीन वित्त विधेयक का आशय ऐसे विधेयक से है जो अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी कालावधि के पूरक वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का विधेयक शामिल होता है। वित्त विधेयक को पारित करने तथा वित्तीय विधेयक के मामले में किसी कर को अस्वीकार या कम करने के लिए संशोधन रखे जाते हैं। अंतिम कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिन के भीतर अधिनियमित अर्थात संसद से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। वित्तीय विधेयक बजट के आय पक्ष को वैधानिकता प्रदान करता है तथा बजट अधिनियम की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अन्य अनुदान। बजट के अतिरिक्त जिसमें एक वित्त वर्ष की आय और व्यय के सामान्य अनुभाग होते हैं, असाधारण तथा विशेष परिस्थितियों में संसद अन्य विभिन्न प्रकार के अनुदान पारित करती है। पूरक अनुदान। यह उस समय दिया जाता है जब यह पता चलता है कि चालू वर्ष में किसी सेवा विशेष के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत धनराशि उस वर्ष के लिए पारित है। अतिरिक्त अनुदान। यह तब दिया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी ऐसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत पैदा हो जाती है जिससे कि उस वर्ष के बजट में नहीं सोचा गया था। अधिक अनुदान। यह तब दिया जाता है जब किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उससे अधिक धनराशि खर्च हो गई हो जितनी कि उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत की गई थी। लोकसभा में इस पर मतदान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। अधिक अनुदान की मांगों को लोकसभा में रखे जाने से पूर्व उन पर संसद की सार्वजनिक लेखा समिति की स्वीकृति आवश्यक है। साख-मत वोट ऑफ क्रेडिट। यह भारत सरकार के संसाधनों पर किसी अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए तब दिया जाता है जब सेवा विस्तार या
उसकी अनिश्चित प्रकृति के चलते मांग के उन विवरणों को बताया नहीं जा सकता जो सामान्यतः बजट में दिया जाता है। अतः ये कोरे चेक की तरह होता है जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। अपवादी अनुवाद यह विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। यह किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं बनता है। सांकेतिक अनुदान यह तब दिया जाता है जब नई सेवा हेतु प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था पुनर्विनियोग द्वारा की जा सकती है। लोकसभा में मतदान के लिए एक सांकेतिक धनराशि 1 रुपया दिए जाने की मांग रखी जाती है और स्वीकृत होने पर धन उपलब्ध करा दिया जाता है। पूरक, अतिरिक्त, अधिक और अपवादानुवाद और साख मत नियमित बजट के मामले में प्रयुक्त प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह संपूर्ण जानकारी बजट अधिनियम के बारे में थी। धन्यवाद।